हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज चर्चा करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। जो हमारे चैप्टर बल तथा गति के नियम है, इनके एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी चर्चा करने वाले। एक्चुअली ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, ये कई तरीके से हमारी मदद करते हैं भाई। पहला तो ये कि पूरा चैप्टर हमने देख रखा है, सभी चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हमने देख रखा है। अब बारी है उस पूरे चैप्टर्स को एक बार समराइज करने की, या फिर कुछ यूं कहूं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत वो क्लिक होना चाहिए वो टॉपिक। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका भाई एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस हमसे बन रहे, इसका मतलब ओवरऑल चैप्टर हमारे पास एट अ टाइम बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो रही है। दूसरा, ये हेल्प करता है हमको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कैसे मदद करेगा भाई? तो अपने को पता है ना कि लॉन्ग आंसर टाइप में कुछ लाइंस जो लिखते हैं हम, वो मेन लाइन होती है, या फिर कुछ ऐसा कहे कि कुछ पंक्चुअल लाइंस लिखी जाती है जिसमें बहुत सारा डेटा हो और फिर उसी को इलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक लाइन मुझे मिलेगी वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से मिल जाती है। एक पर्टिकुलर सेंटेंस उस टॉपिक से, एक फैक्ट मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड, ये सब कुछ एमसीक्यूज टाइप अगर अपने को बनना शुरू हो गया तो ये रिवाइज रिकॉल होते होते बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट हो जाती है कि एक पैराग्राफ लिखने में हमारी मदद करती है। बाकी बेनिफिट्स तो आपको पता ही कि भाई एग्जाम में हमको बेनिफिट्स मिलता है, एग्जाम में है ना एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स एक साथ हैं तो शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को। और आपसे एक इस सेशन के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन के फ्लैश होते के साथ ही, जैसे कि आपको पता है इसके फॉर्मेट कि भाई एक क्वेश्चन होगा और उसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो उस करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, जिसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप करने हैं भाई। इसके भी बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, आपको कितने % बनने लगा है। हमारे लिए इसमें एक बेनिफिट है, वो ये कि भाई हमें पता चल जाएगा कि आपको कितने % कोर्स किस प्रकार से आपको आ चुका है, और हमें आगे आपके लिए क्या चीज करना है, क्या चीज लेकर के आ रहा है, ताकि और अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सके। तो ये पूरा एक इंटरैक्टिव सेशन होने वाला भाई। इसमें आप आंसर्स करेंगे, मैं यहां से क्वेश्चंस दूंगा एंड फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से, और आप तैयार हो जाइए कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई ये जो चैप्टर है, इसके जो की पॉइंट्स हैं, है ना, उसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो एक बार की पॉइंट्स को हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो इस चैप्टर के जरा की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर ही था क्या हमारा बल तथा गति के नियम। तो सबसे फर्स्ट जो बात करनी है हमें, वो हमें बात करनी है बल की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई बल की। बल जो होता है हमारा, जो फोर्स होता है, ये किस प्रकार से है, क्या है। तो देखिए, बल जो यहां पे हमें डिस्कस करना है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो हमारा है संतुलित बल, और दूसरा हमारे पास है भाई असंतुलित बल। एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। अब इन दोनों में थोड़ी सी चर्चा करें तो हमें सबसे पहले आता है कि भाई ये बल क्या है। तो बल क्या था भाई? बल को हम ऐसा कहते थे, ये एक तरीके का धक्का है या खिंचाव है। ये एक तरीके का धक्का है या खिंचाव है। या फिर हम बल में और डिस्कस कर सकते हैं कि बल एक बाहरी कारक है। बल क्या है? एक बाहरी कारक जो परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन करने की कोशिश कर सकता है किसी वस्तु के आकार में, उस वस्तु की दिशा में, अगर वो गति कर रही है तो उसकी दिशा में, और अगर इसी प्रकार से वो वस्तु, अगर जब कभी उस वस्तु की वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो उसकी वेग में, इन तीनों चीजों में क्या कर सकते हैं भाई? परिवर्तन ला सकते हैं हम बल लगा के। एक सिंपल सी बात समझिए, हम बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक रबर बैंड होता है, उसको क्या कहते हैं? खींच करके उसका डायमेंशन चेंज कर देते, उसकी आकृति चेंज कर देते।
लोहे की कोई चीज हो, है ना, उसको पीट पीट करके उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है भाई, उसका डायमेंशन, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, मतलब हमने आकार बदल दी। दिशा बदलने का मतलब कैसे ध्यान में रखते हैं, तो भाई जैसे बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन क्या करता है भाई, बैट से उसकी डायरेक्शन ही तो चेंज करता है बॉल की, तो उसको बॉल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से वेग। अब वेग में क्या, जैसे साइकिल खड़ी है, हम फोर्स लगाते हैं, साइकिल चलने लगती है, मतलब उसको रेस्ट से कहां ला दिया, मोशन में। ठीक उसी प्रकार से अगर साइकिल चल रही है, मैंने ब्रेक लगा के उसको रोक दिया, तो मतलब क्या है भाई, बल एक बाहरी कारक हो गया जो इन तीनों को बदल सकता है या बदलने की कोशिश मात्र कर सकता है। अब भाई लोहे की एक इतनी मोटी सी रॉड ले आऊं, मैं ऐसा करके मोड़ने की कोशिश करूं तो मुड़ेगा क्या, नहीं मुड़ेगा, लेकिन मैंने बल तो लगाया। मैं दीवार को इस तरीके से पकड़ के धकाया जा रहा हूं, तो क्या दीवार में गति हो जाएगी, क्या नहीं होगी, लेकिन बल तो हम लगा रहे। तो मतलब हम आकार बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, वेग बदल सकते हैं, या फिर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं दो पोर्शन, संतुलित और असंतुलित। तो असंतुलित जब जब बल लगेगा ना, तब तब ध्यान में रखेंगे कि परिवर्तन होगा। इसके केस में परिवर्तन होगा और इसके केस में परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, तो भाई इसका इस प्रकार से मतलब समझ सकते हैं कि परिवर्तन होगा और परिवर्तन नहीं होगा को, कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे, ये रही एक वस्तु, इस वस्तु पे मैंने बल लगाया, ठीक है, और ये बल संतुलित हो, मतलब इधर से भी उतने का ही बल लग रहा हो, ऊपर और नीचे से भी लगने वाले जो बल के मान हो सब बराबर हो, चारों ओर से लगने वाला बल का मान इस पे कितना हो भाई, बराबर हो। मतलब इस केस में क्या कह सकता हूं, तो इस केस को हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पे लगने वाला कुल बल, नेट फोर्स का मान 0 हो, तो उसको संतुलित बल कहते हैं। अब एक बात बताइए, इधर से भी उतना ही बल लग रहा है, इधर से भी उतना ही, ऊपर से भी उतना ही, नीचे से भी उतना ही, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या, क्या कोई डायमेंशन में चेंज होगा, क्या कुछ परिवर्तन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये सभी बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये सभी बल कैसे, संतुलित बल हो गए। तो मतलब क्या हो गया, संतुलित मतलब नेट फोर्स 0। उसी प्रकार अब अगर असंतुलित बल है, असंतुलित मतलब क्या भाई, तो एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर इधर साइड से सिर्फ एक फोर्स लगा रहा हूं, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ गति करना शुरू कर देगा भाई, चलना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए मैं इसके घर्षण फोर्स से ज्यादा लगाऊंगा तो ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं और वो असंतुलित है तो परिवर्तन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन हमेशा कब, जब असंतुलित हो। संतुलित में कोई चेंज नहीं होता। अब यहां पे एक बात आती है कि जब ये चलेगा तो इसके सतहों के बीच, जो सतह घिस रही, इन सतहों के बीच एक विपरीत दिशा में फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसको एफएस जो यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है भाई, ये घर्षण बल है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये घर्षण बल है। घर्षण बल का मतलब क्या समझ में आता है भाई, कि जिस दिशा में मैंने फोर्स लगाई उसके विपरीत दिशा में हमेशा एक बल लगेगा, और वो दोनों सतह जो एक दूसरे को घिस रहे हैं उनके बीच में, उसी को कहते हैं घर्षण बल। चलिए ये भी समझ लिया हमने। अब एक और बात कर लेते हैं कि ये बल जो जिन्होंने दिया था, न्यूटन ने इसके बारे में सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था, इसीलिए इस बल की जो इकाई है, जो एसआई मात्रक है, उसको हम कहते हैं भाई न्यूटन। इसका एसआई मात्रक क्या लिखते हैं हम, न्यूटन, एन से। अब बारी आती है इसमें कि भाई गति के जो नियम थे, ठीक है ना, बल पर आधारित जो गति के नियम है उनकी बात करते हैं। तो पहला जो नियम था, पहला हमारा नियम है, न्यूटन के नियम भी कहते हैं इसको, पहला जो नियम है हमारा वो आधारित है जड़त्व पे। जड़त्व क्या होता है भाई, तो अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। उसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड था वो था आधारित संवेग पर। संवेग क्या होता है भाई, तो संवेग को हम लिखते हैं P से, P इज इक्वल्स टू होता है हमारा mv। अब ये संवेग पर आधारित है ना, ये आधारित है किस पे, संवेग पे। लेकिन सेकेंड लॉ होता क्या है भाई, तो सेकेंड लॉ होता है कि लगाया गया बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के, तो mv अपॉन टी के। ये सेकेंड लॉ था। बल जो है वो समानुपाती है, बल समानुपाती है किसके, संवेग परिवर्तन के दर के।
संवेग परिवर्तन बटा में समय के, ये सेकेंड नियम हो गया। और जो तृतीय नियम था, जो थर्ड लॉ था, वो था भाई हमारा कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होगी वो कैसी होगी? हमेशा बराबर होगी। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई यहां पे बल लगा रहा है F1 और इधर साइड से कोई लग रहा है F2, तो भाई ये दोनों के ऊपर जो लगने वाले बल होंगे वो दोनों ही बल कैसे होंगे? हमेशा बराबर होंगे, किंतु विपरीत दिशा में। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा नियम था। और यही सेकेंड वाले नियम से इसको जब हल करते हैं तो हमको एक रिलेशनशिप आती है F = ma। इसी के आधार पर इसकी इकाई हम लिख लेते हैं क्या? kg। मास है ना, तो kg। एक्सीलरेशन त्वरण है, तो त्वरण का क्या हो जाएगा भाई? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं न्यूटन भी। जो रिलेशन आ रही है इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं। एक और चीज समझ में आती है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षण का एक नियम आता है जो ये कहता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा भाई। तो यहां पे एक बार हमारे पास इन शॉर्ट ये पूरा चैप्टर समराइज हो चुका है। हम चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है? बल की जो अवधारणा है, मतलब बल जिसको कहते हैं, वो किन चीजों पर आधारित है? क्या वो खींचने पर आधारित है, या धकेलने पर आधारित है, ठोकर लगने पर आधारित है, उपरोक्त में से सभी? तो बल की डेफिनेशन में ही हमने देखा क्या, खिंचाव या धकेलना। खिंचाव या जो धक्का होता है, जैसे गेट, दरवाजा, या तो खिंच करके खोलते हैं या फिर धक्का दे करके खोलते हैं, है ना, या बंद करते हो। मतलब खिंचाव या धकेलना, ये जो चीज हो रही है, किसी चीज को आप खींचेंगे या किसी चीज को धकेलेंगे तो उसके आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हो, उसके वेग में भी परिवर्तन कर सकते हो, उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात ये तो बल है। ठोकर लगाना, किक कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल का किक करते हैं तो क्या होता है भाई, उसका वेग तो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आप उस फुटबॉल की डायरेक्शन, दिशा भी बदल सकते हैं। अर्थात मुझे यह समझ में आता है कि बल वह कारक है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, आकार बदल सकता है। मतलब ये तीनों बदल सकता है, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा भाई? घ, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों ही डेफिनेशन में ही आती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? देखिए सीधा आ गया, इसीलिए हम वो क्विक रिवीजन लेकर के आ रहे हैं भाई। इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास कि हमें समझ में आ गया कि भाई क्या क्या चीजें और सवाल हो सकते हैं। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो भाई गति की दिशा में, वेग के परिमाण में, आकृति आकार में, यही वो डेफिनेशन था भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तीनों ही आंसर सही है, गति में भी परिवर्तन, वेग में भी, आकार में भी, मतलब उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं? अब बताइए, हम बल लगा रहे हैं लेकिन वो गति नहीं कर रही है, तो हमने क्या कहा था भाई कि जब कभी भी, देखिए हमने ये डिस्कशन किया था कि जब कभी भी संतुलित बल लगेगा तब परिवर्तन नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा भाई? एफ नेट जो होगा, कुल फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या शून्य बल और संतुलित बल। भाई शून्य बल, कुल फोर्स की बल कितनी होगी? 0। या फिर वो कैसा बल हो? संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, चारों तरफ से उतना ही बल लग रहा हो। क्योंकि बल जो है ना, ये एक सदिश राशि है। बल क्या है भाई? एक सदिश राशि है। अब बल के सदिश होने के कारण हो क्या जाएगा भाई? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से समझेंगे, इस डायरेक्शन में अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस दिशा में अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इन दोनों बलों को, ये मान लीजिए हमारा F1 है और ये मेरा F2 है, इसके लिए अगर कोई कहता है मुझे समीकरण लिखिए F1 और F2 के लिए, तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करे। देखिए दिशा देखिए, ये इधर और ये इधर, तो इसका इक्वेशन होता है क्या? F1 माइनस F2। ठीक है, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 0 न्यूटन। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। यानी कुल मिलाकर के बल का मान कितना हो गया? 0। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लीजिए इसी केस में अगर यहां पे एक और बल आ गया और वो 3 न्यूटन लगाने लगा और ये F3 हो गया, तो फिर क्या करेंगे भाई? तो देखिए F1 प्लस F3, F1 और F3 दोनों इधर ही है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अपोज कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ F2।
तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 + 3 - 5, ये तो कट गया, बराबर 3 न्यूटन। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इधर के साइड में चलना शुरू कर देगा, कितने से ये चलेगा, 3 न्यूटन के कारण चलना शुरू कर देगा। ये चलेगा तो कैसा हो गया, ये यहां पे आंसर आ गया ना, ये असंतुलित हो गया। ये कैसा है, असंतुलित। तो मुझे समझ में आता है भाई कि ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा भाई जो है हमारा घ, है ना, शून्य बल और संतुलित। अच्छा एक सेकेंड, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती। देखिए शून्य वाले को छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि वस्तु पर बल लगाने पर, वस्तु पे बल लगा रहे, है ना, वस्तु पे बल लगा रहे, मतलब क्या बचा भाई, वो संतुलित हो जाए बस, ठीक है। अगर ये वस्तु पे बल लगाना नहीं कहते तो बिल्कुल घ आंसर हमारा सही होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करती है। अभी चर्चा करके आ रहे हैं कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करती है। घर्षण बल ये देखिए किस दिशा में काम कर रही है भाई, ये विपरीत दिशा में काम करती है। जिधर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके विपरीत दिशा में काम करेगी। लगाए गए बल के हमेशा ही घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि भाई वस्तु के धकेलने की दिशा में, वस्तु के धकेलने के विपरीत दिशा में, वस्तु के ऊपरी भाग में, भाई वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ख आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर कब खिसकता है, ठीक है, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से कम हो, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल जितना हो, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज्यादा हो। अब देखिए इस किसी को भी चलना है, जो अभी हमने घर्षण की बात करी, ये रहा ऑब्जेक्ट और इस सतह पे इसको चलना है, तो इन दोनों सतहों के बीच में यहां पे एक बल लग रहा है इधर की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया F। अब आपको पता है कि ये F इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो मैं -FS लिखूंगा। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी ये वस्तु गति करेगा। और इस केस में मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो लगाया गया बल है इस घर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर घर्षण बल से ज्यादा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आप ऐसा समझिए ना, एक भारी सा या एक पत्थर है, अब उसको धक्का दे रहे, जितना मैं बल लगा रहा हूं उससे ज्यादा वो मुझे अपोज कर दे रहा, तो वो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। कब चल सकता है, जब उसके द्वारा अपोज किए गए बल से मैं ज्यादा बल लगा दूंगा तो वो लुढ़कना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब हमेशा ही क्या होता है भाई, उससे जो है ज्यादा बल लगाना होता है, घर्षण बल से ज्यादा बल लगाएंगे तो ही चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं चल सकते। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 6 में। अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे आप आराम से समझेंगे इसको, इस पे से इधर से भी 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इसको इधर से 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो इस दशा में क्या होगा भाई, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, तो भैया इस दशा में जो होगा पिंड गति नहीं करेगा। कारण क्योंकि ये देखिए ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, ये F1 है और ये F2। हम यही तो लिख रहे थे, जब विपरीत हो तो माइनस कर दीजिए और सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दीजिए, तो ये 5 न्यूटन - 5 न्यूटन बराबर 0 न्यूटन। खत्म, कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। 0 न्यूटन का मतलब क्या, वही बात हो गई कि F नेट बराबर 0, और जब F नेट बराबर 0 हो जाता है तो यही कहलाता है हमारा संतुलित। ये क्या हो गया, संतुलित बल। और संतुलित बल के केस में हमको कहीं पर भी कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी चल के नहीं जाएगी वस्तु। चलिए भाई नेक्स्ट का आंसर करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है, वस्तु के खिसकने की दिशा में, वस्तु के खिसकने की विपरीत दिशा में, वस्तु के दोनों दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वस्तु के खिसकने की दिशा में असंतुलित बल जो होगा, जिधर वस्तु चल रहा उधर काम करेगा। अभी हमने जैसा एक देखा था ना ये क्वेश्चन कि भाई इधर से जो है 8 न्यूटन का फोर्स लग गया और इसके विपरीत दिशा में सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये दो फोर्सेस, ये F1 और ये मेरा F2। इक्वेशन क्या बनता है, F1 - F2। क्यों, क्योंकि ये इधर चल रहा है, ये इसके विपरीत है, विपरीत है तो चिन्ह बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन किधर, तो जो बड़ा था उसी के साइड, तो बड़ा ये था, मतलब 3 न्यूटन इधर के साइड ही चलेगा। कितने से चलेगा, ये 3 न्यूटन से, क्योंकि 5 न्यूटन का तो अपोज हो चुका है, ठीक है ना। किधर चल रहा है, तो देखिए ये वस्तु जिधर खिसक रही है उसी की दिशा में ये असंतुलित बल लग रहा है। ये 3 न्यूटन क्या, ये असंतुलन है,
5 और 5 तो संतुलित हो गया था, लेकिन 3 क्या था भाई, असंतुलित था, तो असंतुलन की दिशा में चलने लगेगी, मतलब वस्तु खिसकने की दिशा में चलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहां उत्पन्न होता है? तो भाई जो घर्षण बल होगा बॉक्स के ऊपरी सतह पे ना, घर्षण बल हमेशा ही जो दो रबिंग सरफेसेस होती है उनके बीच में ही पैदा होता है। भाई ये देखिए, दो रोड था और ये बॉक्स थी, इन दोनों के बीच में, सतहों के बीच में जो सतह घर्षण करेगा वहीं पर प्रोड्यूस होगी। तो कहां होगा भाई, बक्से के ऊपर और नीचे की सतह के बीच में, बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में, बिल्कुल बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में ही घर्षण होगा। जो एलिमेंट, जो पार्ट घिसेगा वहीं पे फ्रिक्शन होगा भाई, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं निश्चित गति से चलती? ये क्या था भाई, ये जब है कि जब कभी बाह्य वस्तुएं, मतलब बाह्य बल अगर नहीं काम करे, ठीक है ना, बाह्य बल अगर कार्य नहीं करे तो वस्तु निश्चित गति से चलती। यही तो था जड़त्व, कि जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर एक वस्तु गति कर रहा है तो वह गति ही करता रहेगा, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह रुका ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। तो भाई किन्होंने दिया था इसको? गैलीलियो ने, ठीक है ना। जो जड़त्व था, जड़त्व का नियम किन्होंने दिया था? गैलीलियो ने। इन्हीं के आधार पर न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया, इसी के आधार पर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था भाई। चलिए यह जड़त्व है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी चढ़ेगी? देखिए, दो आनत तल के झुकाव समान है। आनत तल मतलब है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। दो आनत तल हो गए, एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा हो गया, ये एक स्टैंड बना लेता हूं इस, या चलिए सीधे इंक्लाइंड प्लेन ही बनाते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन ये, और दूसरा इधर से बना लेता हूं, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया भाई। अब ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहे हैं कि तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी चढ़ेगी? यहां से एक कांच की गोली छोड़ा तो इस पे कितनी दूरी तक, मतलब ये ऐसा आएगी और ऐसा चढ़ेगी, तो इस पे ये कितने दूरी तक चढ़ेगी इसकी बात करना चाहते हैं। तो भाई ये कितनी दूरी तक चढ़ जाएगी? ये समान दूरी तक चढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि नियम के अनुसार, है ना, नियम के अनुसार इसके पास जितना भी वेग होगा वो उसके कारण वापस इधर उतनी हाइट तक उठ जाएगी भाई, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब एक्चुअल प्रैक्टिस में आएंगे, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो कि इसको खींचेगा, या यहां पे घर्षण होगा जो कि यहां पे क्या करेगा? कमी लाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस तरीके की डिस्कशन कहीं नहीं की गई है कि आपको क्या कंसीडर करना और क्या नहीं कंसीडर करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम कहते हैं भाई कि सब कुछ कांस्टेंट है भाई, जितने से वो चल के आएगा उतना ही इधर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब उसका वेग जो रहने वाला रहता है क्या होगा? समान चलेगा, समान चलेगा तो उतना ही हाइट चढ़ेगा भाई। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। अगर दो आनत तल के बीच कोण को कम कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जब दोनों के बीच का एंगल कम कर देंगे, एंगल कम होगा, तो भाई हाइट पता करने के लिए आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अगर ऐसा इंक्लाइंड है, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये धीरे धीरे चढ़ेंगे। अगर यही इंक्लाइंड प्लेन ऐसा होगा, कोण कम कर दिया ना, ये देखिए इंक्लिनेशन अब ऐसा हो गया। इन दोनों प्लेनों में क्या दिख रहा है भाई? यहां पे जो कोण है ये ज्यादा है, यहां पे ये जो कोण है कम है। जितना ज्यादा वर्टिकल, जितना ज्यादा खड़ा होता जाएगा उतनी तेजी से ये गोली नीचे आएगी और उतनी तेजी से ऊपर जाएगी, मतलब उतनी ज्यादा ही हाइट तक ये चढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्लोप कम रहता है तो कम दूरी तक, मतलब कम हाइट ही ऊपर की तरफ चढ़ेगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? मतलब एक पे अब बल नहीं लगे, ठीक है ना, दोनों इंक्लाइंड प्लेन में से एक प्लेन पे बल नहीं लगे, तो फिर क्या होगा भाई? गोली जो है वो चलती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं।
जब तक आप दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन था उसमें आप बल नहीं लगा रहे थे तो अब तक वो गोली जो है वो रुकती नहीं, क्योंकि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ था उसके अनुसार जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। अगर वो गोली चल रही है तो वो चलती ही रहेगी भाई, वो रुकेगी नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं? फ्रिक्शन को जो दो सतह थी उन दोनों सतहों के बीच में जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे एक सिंपल सी बात कर ले तो भाई चिकने समतल का प्रयोग करें। चिकने समतल का प्रयोग करेंगे तो इजीली स्लाइड होगी एक दूसरे के ऊपर। सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप करें, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, चेन वगैरह, साइकिल की चेन की अपन बात कर ले, उसमें क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। या दरवाजे में से आवाज आने लगती है भाई, वहां क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, है ना। ऑयलिंग करने से क्या होता है भाई कि दो जो घिसने वाले सतह थे, ऐसा जो दो सतह ऐसे घिस रहे थे, इनके बीच में एक चिपचिपा ऑयली पदार्थ अगर आ गया तो ये सतह अब नहीं घिसेंगे, उसके बीच में वो ऑयल फंस जाएगा और वो ऑयल इजीली वो खिसकता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई ये फर्स्ट और ये सेकंड ये दोनों ही सही है। इसका मतलब है घ जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। पानी का प्रयोग करने से कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ेगा भाई, है ना, पानी का नहीं करते प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे? अब ये भी कोई पूछने की बात है। न्यूटन ने कितने नियम दिए भाई? 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3। ठीक है, जो भी लोग भैया आंसर करते चल रहे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम 15 पे और जल्दी से इसका आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहती है। वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति अवस्था में रहती है। वस्तु बल से प्रभावित नहीं होती। उपरोक्त में से सभी यही, पहले तो यही गलत हो गया, ये गलत तो ये गलत, अब 2 बचे। वस्तु हमेशा गति अवस्था में रहती है या वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति अवस्था में रहती है। भाई ख आंसर है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति अवस्था में है, चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, अगर कोई बाह्य बल लग जाएगा तो वो हो सकता है कि उसकी गति बढ़ जाए, हो सकता है उसकी गति कम हो जाए, मतलब उसकी गति परिवर्तित हो जाएगी, एक समान नहीं रह जाएगी। यही हमारा फर्स्ट लॉ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अगर मतलब बढ़े जा रहा है, ठीक है, या फिर विराम अवस्था में है तो वो विरामी अवस्था में है। अगर कोई चल रहा है तो वो चले जा रहा है, अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका ही हुआ है। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व। यही तो था जड़त्व। ये किसका कंसेप्ट था भाई? द्रव्यमान का, कि किसी भी पिंड के पास अगर द्रव्यमान है, वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, तो उसमें एक इनबिल्ड एक गुण होगा जिसके कारण वो अगर गत्यावस्था में तो गति ही करती रहेगी, अगर वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, वो चलेगी नहीं अपने आप। चलिए, ये बिल्कुल टू द पॉइंट आ रहे हैं सभी। आगे बढ़ते हैं 17 पे। गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? भाई अभी हमने बात करी, गति का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे आधारित था? जड़त्व के नियम पे। गति का जो हमारा पहला नियम था वो किस पे आधारित था भाई? देखिए, पहला नियम किस पे आधारित है? जड़त्व पे। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। ठीक है, किसके नियम से जाना जाएगा इसको? जड़त्व के नियम से। ख आंसर करेक्ट आंसर है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस कारण से जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं और अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं? भाई ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब हम किसी गाड़ी में हैं, लाइक हम बस में हैं और बस खड़े हैं बस में और बस चलना शुरू कर दे, तो हमारी बॉडी, अगर बस रुकी है तो हमारी बॉडी भी रेस्ट कंडीशन में होती है। अब अचानक से बस चलना शुरू करेगी तो हमारा पैर ही सिर्फ और सिर्फ बस के बॉडी के कांटेक्ट में है, तो हमारा पैर अचानक से गत्यावस्था में आ जाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी हमारा किस में? अभी भी विराम अवस्था में है। तो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी किस में रहेगी? विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। सिर्फ पैर गत्यावस्था में आई है, तो अब पैर गत्यावस्था में आ गई, पैर आगे चला गया तो मेरी बॉडी ऐसे पीछे ही तो झुकेगी। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी चल रही है, बस चल रही है, हमारी पूरी बॉडी अब चल रही है। अब बस वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो पैर अचानक से विराम अवस्था में आ गया, लेकिन बॉडी अभी भी गति कर रही है, तो क्या होगा? आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये किसका कारण है भाई? संवेग, घर्षण बल, जड़त्व।
तो भाई ये सब कुछ हो रहा है जड़त्व के कारण, है ना, ये सब कुछ इनर्शिया के कारण हो रहा है भाई, ये जड़त्व के कारण हो रहा है। ठीक, बढ़ते हैं 19th पे। क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही वह दूर चली जाती है और बड़े पत्थर को किक लगाते ही वह हिलता भी नहीं है? तो भाई एक बात समझिए, जो भारी चीज, जो जड़त्व है, बेसिकली ऐसा समझ ले, जड़त्व जो वर्ड है यह आधारित है द्रव्यमान के ऊपर, यह आधारित है द्रव्यमान के ऊपर। अब यहां पे मुझे समझ में आता है कि फुटबॉल, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है भाई, कम होगा, और जो पत्थर होगा, ऊपर से कह रहे भारी पत्थर, है ना, बड़े पत्थर की बात करें, फिर भी मैं तो पत्थर लिख लेता हूं, पत्थर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है अल्टीमेटली उसमें जड़त्व जो हो क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई जड़त्व के कारण ही तो मैं जब बल लगाता हूं तो मुझे विरोध कर रही है। तो एक फुटबॉल को किक किया, हल्का था, उसका जड़त्व कम था, वो उसकी गति में परिवर्तन हो गया। अब जिसका जड़त्व ज्यादा है उसके गति में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बल चाहिए। तो मतलब क्या होता है, फुटबॉल का जड़त्व ज्यादा होने से, फुटबॉल का जड़त्व कम होने से, पत्थर का जड़त्व ज्यादा होने से, बिल्कुल देखिए फुटबॉल का जड़त्व कम है और पत्थर का जड़त्व ज्यादा है। फुटबॉल का जड़त्व, द्रव्यमान कम है ना, इसका जड़त्व कम हो गया। पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है ना, तो इसका जड़त्व ज्यादा हो गया। मतलब इसका आंसर जो है ये घ हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ख और ग ये दोनों ही आंसर सही होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? भाई पहला है रबर की गेंद, दूसरी है साइकिल, तीसरी है रेलगाड़ी, और जो चौथा है वो है 5 रुपए का एक सिक्का। तो किसका ज्यादा होगा भाई? रेलगाड़ी का, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना, जब हम बात करें जड़त्व की तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो भाई रेलगाड़ी से ज्यादा द्रव्यमान यहां पे किसका होने लगा भाई, है ना, रेलगाड़ी की सबसे ज्यादा, मतलब जड़त्व सबसे ज्यादा रेलगाड़ी की हो गई। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि संवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए संवेग जो होता है, संवेग जो होता है ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, इसी को कहते हैं हम संवेग। याद भी कराए थे इसी तरीके से भाई, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। तो क्या हो जाता भाई, संवेग को P से कह रहे हैं, द्रव्यमान को M से कह रहे हैं और वेग को V से, तो P इक्वल्स टू mv। जो फर्स्ट को ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आगे के लिए भी, अगर किसी तरीके के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? जब अभी हम पढ़कर के आ रहे हैं P इक्वल्स टू क्या होता है भाई, mv, ठीक है ना। P इक्वल्स टू हम क्या पढ़ करके आ रहे हैं भाई, P इक्वल्स टू होता है हमारा mv। तो P इक्वल्स टू अगर हम mv पढ़ करके आ रहे हैं, है ना, तो यहां पे मुझे दिखता है कि मास, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान मापी जाती है केजी में, और वेग किस में नापा जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 23, त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं भाई? तो त्वरण जो होता है वो दिशा में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, और दिशा में, दिशा और वेग में परिवर्तन। तो भाई जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होती है। त्वरण क्या होती है भाई? त्वरण एसिलरेशन, a इक्वल्स टू हम लिखते हैं v अपॉन टी, या यूं कहूं तो इसको लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू का मतलब क्या हो जाता है भाई? तो v मतलब होता है यहां पे अंतिम वेग, इसको v से लिखा है, माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग इसको u से लिखा है, अपॉन में समय। तो ये हो गया ना वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या भाई? त्वरण। आंसर क्या हो गया? ग, वेग में परिवर्तन की दर। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। त्वरण का एसआई मात्रक अब क्या हो जाएगा? तो जब हमने अभी बात करी कि ये होता है हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, या कहूं वेग बटा समय, तो यहां से मुझे पता है कि जो वेग की यूनिट होती है, यहां से बात कर लेता हूं, जो वेग की यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? मीटर प्रति सेकंड।
और एक नीचे समय है तो इसका 1 सेकेंड वेट करेगा भाई, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो ग आंसर है यह आंसर हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, 25th। त्वरण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो त्वरण को परिभाषित करने के लिए क्या है भाई, तो त्वरण को परिभाषित किया जा सकता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय t। ठीक है, क्या होगा यहां पे आंसर भाई, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये जो लिखा है ये v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, मतलब ख आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26th, F, बल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखिए बल की परिभाषा अभी जैसे कि हमने देखा था, बल जो होता है ये समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। ये किसके बराबर होता, किसके समानुपाती भाई, संवेग परिवर्तन की दर के। अब संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हो जाता है कि बल समानुपाती हो गया संवेग बटा में समय। अब फिर बारी आती है कि भैया संवेग क्या होता है, तो संवेग अभी हम देख करके आ रहे हैं, होता है द्रव्यमान इनटू वेग, मतलब ये P इक्वल्स टू होता है भाई mv। तो यहां पर अगर मैं लिखूं बल को F, तो समानुपाती हो जाएगा किसके, mv अपॉन टी के। और मुझे पता है यहां पे एक पॉइंट कि भाई ये जो v अपॉन टी होता है ना, ये क्या होता है भाई, तो v अपॉन टी ये जो होता है ये होता है हमारा त्वरण a, एक्सीलरेशन। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं F समानुपाती m a, या फिर अगर मैं इसी को कहूं तो k m a लिखते, या फिर अगर इसी जगह पे मैं बात करूं कि k की वैल्यू 1 हो गई तो F इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, m a। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर यहां पे सिंपली लिखूं तो बल बराबर हो जाता है हमारा द्रव्यमान, बल बराबर हमारा क्या है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। तो क्या दिख रहा है भाई यहां पे, F इज इक्वल्स टू m a। ख जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ख आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, और ये कह रहे हैं कि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में बल की कितनी आवश्यकता होगी। देखिए यहां पे क्या दिया भाई, 2 kg द्रव्यमान, मतलब जो मास दिया हुआ है वो दिया गया है 2 kg, जो त्वरण दिया हुआ है वो दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मुझे कैसे पता भाई, तो एक तो यहां पे त्वरित लिखा है और दूसरा मुझे इस इकाई से पता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण की इकाई होती है। तो बल बराबर क्या होता है भाई, तो F इज इक्वल्स टू होता है m a, m है 2, a है 5, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ग आंसर सही है बिल्कुल, 10 न्यूटन भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28वें क्वेश्चन पे। गति का कौन सा नियम यह बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये जो नियम है ये क्रिया बराबर प्रतिक्रिया बल की है भाई। जैसा हमने लिखा था ना F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। भाई एक ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट, इसने एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर बल लगाया, ये है हमारी सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेकेंड भी फर्स्ट के ऊपर लगाएगी। ये जो पहला लगाएगी उसको 1 2 कह लेता हूं, जो सेकेंड लगाएगी उसको 2 1 कह लेता हूं। तो इस दिशा में देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकेंड पे जो बल लगाया है, सेकेंड ने भी फर्स्ट के ऊपर बराबर ही बल लगाया लेकिन विपरीत दिशा में। यहां नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है किस चीज को बता रही है भाई, ये बता रही है सिर्फ और सिर्फ विपरीत दिशा में। ये जो नेगेटिव साइन है ये बताने के लिए आ रही है कि विपरीत दिशा में है। मतलब ये जो लॉ है ये किसके लिए भाई, थर्ड लॉ, तृतीय नियम, न्यूटन ने जो तृतीय नियम दिया था उस पर आधारित है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 पे। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक पीछे की ओर किस कारण प्रतिक्षेपित हो जाती है भाई, किस कारण से जो बंदूक है वो पीछे आ जाती है। तो बंदूक के पीछे आने का जो कारण है वो यही है भाई,
अगर यहां पे ये जो दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जगह पे मैं ऐसा बना लूं कि एक गन है, ठीक है, इस गन से अगर एक बुलेट फायर हो रही है, ठीक, तो ये बुलेट जितनी वेग से आगे बढ़ेगी गन उतनी वेग से पीछे आएगी। रिकॉइल होकर के गन उतनी वेग से क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी। मतलब क्या होता है भाई कि छोड़ने के बाद किस कारण से प्रतिक्षेपित होती है, गोली के कारण, गोली के बंदूक पर लगाए गए बल के कारण, है ना, या बंदूक के गोली पर लगाए गए बल से। ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर है गोली के बंदूक पर लगाए गए बल से, है ना, गोली के जो बंदूक पर लगाए गए बल होगा, गोली आगे चली गई, अब इसने बंदूक पे जो बल लगाया उसी बल के कारण ये पीछे आता है। और बंदूक के गोली पर लगाए गए बल से क्या होता है भाई, तो इस कारण से गोली आगे बढ़ती है। इसके पीछे आने का कारण क्या है, ये गोली ने बल लगाया, और गोली के आगे जाने का कारण क्या है, बंदूक ने बल लगाया इसके ऊपर। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया है। आंसर इसका है भाई ख। आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, गति का कौन सा नियम बताता है कि जब किसी छड़ी से किसी दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो भाई एक बात समझिए, आपने सिंपली एक ये दरी है ना, दरी मतलब समझते होंगे भाई एक मोटा कपड़ा, इसको मैंने क्या किया भाई, इसके ऊपर एक स्टिक से इसको पीटा। तो जैसे ही एक स्टिक से इसको पीटेंगे ये दरी की पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये जो दरी की जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी भाई। जब इसको पीटेंगे तो ये इधर हो जाएगी। अब एक बात समझिए, जो धूल के कण यहां पे इस तरीके से इसमें चिपके हुए थे, ये धूल के कण अभी भी चिपके हैं। अब आपने दरी को पीटा है, कुछ धूल के कण इधर भी लगे हुए हैं भाई, लेकिन आपने किसको स्टक किया भाई, दरी को। तो दरी के जब हमने पीटा तो अचानक से इस दरी में क्या आ गई भाई, दरी में गति आ गई। लेकिन ये जो कण थे ये किस में रखे हैं, अभी भी रेस्ट में रखे हुए हैं, अभी भी वो विराम में है, विरामावस्था में है भाई। तो जड़त्व के कारण ये क्या हो रहा है भाई, ये इधर चला गया, दरी तो इधर चला गया, लेकिन ये धूल कण नहीं रह गया। तो अब ये धूल कण क्या होने लगे, नीचे गिर जाएंगे, मतलब उससे दरी से बाहर आ गए। किसके कारण हो रहा है भाई, तो ये जो है हमारा प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है उसके ऊपर है भाई। ये प्रथम नियम के कारण आता है। ये आंसर गलत है। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली वो क्या होता है, आगे बढ़ा और धूल कण वहीं के वहीं गिर जाते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई, किस वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव किस पर निर्भर करती है ना, किसी वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करती है। तो भाई किसी वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होगा, ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होगा वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, वेग पर, दिशा पर, या द्रव्यमान और वेग दोनों पर। तो भाई वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी और उसके वेग पर भी। ठीक है ना, द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी और उसके वेग पर भी, कि भाई वो कितना चलना है, किस दिशा में चलना है, ये सब कुछ निर्भर करेगा उसके द्रव्यमान पे और उसके वेग पे। बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये 31st क्वेश्चन था भाई। यहां पे हमारा ये पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहां पे हमने देख लिया, हम इससे जुड़े, इस चैप्टर से जुड़े हर एक छोटे बड़े क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, और आपने भी भाई बहुत सारे आंसर्स किए। जिनके भी करेक्ट आंसर्स थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको भी थोड़ी बहुत भी कठिनाई आई भाई, आप वापस से जा सकते हैं हमारे कंसेप्ट वीडियोस पे, वहां से इसको एक बार फिर से देख करके आ सकते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और बेहतर स्कोर करेंगे। तो बाकी के चैप्टर्स के लिए क्या करें आप, तो भाई अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या फिर आप एनटीएस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टैप कीजिए, यहां पे आपको उससे जुड़े हुए कंटेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश को टैप कीजिए, वहां पर इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत सारे तरीके दिए गए हैं भाई। अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपके सभी क्लासेस ओपन हो गई। क्लासेस में आपने सेलेक्ट किया लाइक 9th क्लास, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। आपको केमिस्ट्री पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, सोशल स्टडीज पढ़ना हो, या फिर अगर आपको फिजिक्स पढ़ना हो, आपने वॉच नाउ को जैसे ही टैप किया, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पे एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उसके कंसेप्ट वीडियोस, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके वन शॉट रिविजन्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ मिल जाता है भाई। आप जैसे इसको प्ले करते हैं,
आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसका आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।